नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। हमने एक वीडियो बनाई थी अनलर्निंग की। लोगों ने मेरे से कहा कि कुछ बात की जाए अनलर्निंग टेक्निक्स के बारे में। हालांकि अनलर्निंग टेक्निक इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैं पहले तो हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ बातें हम कर सकते हैं। अनलर्निंग टेक्निक के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे याद आती है भारत की जीवन पद्धति। भारतीय जीवन पद्धति में अनलर्निंग का आधार छुपा है। भारतीय जीवन पद्धति यानी कि सात्विक आहार, उत्तम विहार, उत्तम विचार, या आहार विहार विचार की जो संस्कृति है, इससे हम अपने आप को एक अच्छा सुपात्र, एक अच्छा लर्नर तैयार कर सकते हैं। इसमें पहली चीज है आहार, सात्विक आहार। सत रज तम 3 गुण कहे गए हैं। सात्विक, राजसी, तामसी 3 तरह के हमारे आहार बताए गए हैं। सात्विक आहार वो आहार है जिसको खाने से, जिस प्रकार के आहार को लेने से हमारे मन में सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं। राजसी यानी कि जिसके लिए बल एवं पौरुष की आवश्यकता होती है, ऐसे गरिष्ठ राजसी भोजन वो लोग कर सकते हैं, जिसमें राजसी का मतलब राज परिवार, जिनको की प्रजा की और धर्म की रक्षा के लिए बल की आवश्यकता होती है, वह राजसी आहार कर सकता है। तामसी आहार हमारे यहाँ निषेध है, क्योंकि उससे तमोगुण यानी कि आलस्य की वृद्धि होती है, उसको हम निषेध मानते हैं। सात्विक आहार का आधार है शाकाहार। शाकाहार यानी कि पेड़ पे उगे हुए प्राकृतिक रूप से प्राप्त आहार को प्राप्त करना, उसका सेवन करना। जब मैंने वाइज मैन से बात करी कि मनुष्य को आप शाकाहारी कहते हैं, प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, क्या आपके पास इसका कोई आधार है? वाइज मैन ने कहा, साइंटिफिकली मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। इस बात के लिए उन्होंने 3 चीजों का सहारा लिया। पहली, मनुष्य की जबड़े की संरचना। वाइज मैन ने कहा कि मनुष्य का जो माउथ पार्ट है, जबड़ा है, वह है चूइंग एंड ग्राइंडिंग टाइप। हमारे को काटना नहीं पड़ता है, हमारे को चबाना पड़ता है। जो कि ज्यादातर हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, उनका माउथ पार्ट चूइंग एंड ग्राइंडिंग टाइप है। चाहे वो गाय हो, घोड़ा हो, बकरी हो, ऊंट हो, ऐसा ही मनुष्य का है। और जब हम बात करते हैं कार्निवोरस की, यानी कि मांसाहारी जानवरों की, उनके माउथ पार्ट होते हैं कटिंग एंड टीयरिंग टाइप। उनको मांस को फाड़ के खाना पड़ता है, इसलिए उनके माउथ पार्ट अलग होते हैं। तो मनुष्य के माउथ पार्ट चूंकि चूइंग टाइप है, इसलिए मनुष्य शाकाहारी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मनुष्य की इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की लंबाई, जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंतों की लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि शाकाहार में से तत्वों को निकालने में ज्यादा समय लगता है। क्योंकि मांसाहारी जानवरों के द्वारा खाए हुए भोजन के तत्वों को शोषित करने में कम समय लगता है, इसलिए उनकी आंतों की लंबाई कम होती है। अब कुत्ता, बिल्ली, शेर ऐसे जो जानवर होते हैं, उनकी आंतों की लंबाई कम होती है। और जो जानवर जैसे कि ऊंट, घोड़ा, गधा, गाय, बैल, इनकी आंतों की लंबाई ज्यादा होती है। और मनुष्य की भी आंतों की लंबाई ज्यादा है, इसलिए मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। मुझे उनकी बातें बड़ी कन्विंसिंग लगी। मैंने कहा तीसरा आधार क्या है? तो वाइजमैन ने कहा तीसरा आधार है आपकी पानी पीने की पद्धति। उन्होंने मुझसे कहा कि कभी आपने कुत्ते बिल्ली को पानी पीते देखा है? वह जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ते, बिल्ली, शेर जो पानी पीते हैं, पानी पीते समय अपनी जिह्वा का प्रयोग करते हैं। यह है मांसाहारी पशु की पहचान। और जो शाकाहारी होते हैं, वह सब पशु कंठ से पानी पीते हैं। जैसे कि घोड़ा, गधा, बकरी, ऊंट, उनको आप कंठ से पानी पीते देखिए। अब कभी किसी मनुष्य को आपने जिह्वा से पानी पीते देखा है? मनुष्य कंठ से पानी पीता है। तो मनुष्य प्राकृतिक रूप से शाकाहारी हुआ, इसलिए हमें शाकाहार का ही प्रयोग करना चाहिए, और वही सात्विक भोजन का आहार है। हमारे को बचपन में कहा गया था कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। कितनी अच्छी बात है, आज वो याद आ रही है कि अन्न अगर सात्विक होगा तो आपके मन में भी सात्विक विचार आएंगे, और सात्विक विचार होंगे तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। हमें वृक्ष पे उगने वाली वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, न कि मैदा से बनी वस्तुओं का। आयुर्वेद में सफेद चीजों को त्याज्य कहा गया है कि नमक, शर्करा यानी शक्कर और मैदा को जितना कम हो सके उतना कम खाएं। क्यों? क्योंकि उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पेट खराब होता है।
और हमें तो बचपन में ये सिखाया गया था कि आदमी की उम्र उसके वर्ष, दिन या घंटों से तय नहीं होती है। आदमी की उम्र तय होती है कि वह जीवन में कितना नमक खाएगा, वह जीवन में कितनी सांसें लेगा। अब जीवन में कितना नमक खाएगा, अगर आप कम नमक खाएंगे तो ज़्यादा जिएंगे, क्या बात है। और यही चीज़ जो है आजकल दूसरे डॉक्टर कहने लग गए हैं कि नमक का कम प्रयोग करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बात हमारी पद्धति की आ रही है, हमारी पद्धति में सब बातें सब सही कही गई थी, लेकिन आज हम उस पद्धति से दूर होते जा रहे हैं। और दूसरी बात सांसों की, आप सांसें जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी जल्दी आपका जीवन खत्म होगा, और सांसें धीरे धीरे लेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, क्योंकि आपको गिनते की सांसें मिली हैं, ऊपर से अलॉटमेंट होकर आया है नंबर ऑफ ब्रेथ का। अब बचपन से कहा जाता है कि डीप ब्रीथ कीजिए, और अब सब लोग कह रहे हैं, प्राणायाम में कह रहे हैं डीप ब्रीथ करिए, डीप ब्रीथ करिए, डॉक्टर भी कहता है डीप ब्रीथ करिए, और डीप ब्रीथ करने से लॉन्गेटिविटी होती है। तो अब ये दूसरी बात आ गई सांस लेने की। जो अब पहला बात तो हमने की थी आहार की, अब दूसरी बात आ गई विहार की। विहार क्या है? विहार है हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास की संगति, हमारे मित्र लोग, जिस प्रकृति के लोग के साथ हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं। अगर हम प्रकृति में की गोद में रहते हैं तो बहुत अच्छा है। इसीलिए गांव के लोग अच्छी प्रकृति के क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकृति के नजदीक रहते हैं। शहर में हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। तो कम से कम सुबह प्रातःकालीन भ्रमण के लिए तो निकल जाइए। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जिस दिन हम सैर करके आते हैं ना, उस दिन हम दिन भर बड़ा अच्छा निकलता है। अब लॉकडाउन में तो आजकल जो है मॉर्निंग वॉक बंद पड़ी हुई है, तो हम प्राणायाम करके काम चला लेते हैं, लेकिन जब भी अवसर मिले आप प्रातःकालीन भ्रमण के लिए अवश्य निकलें। प्रातःकालीन भ्रमण से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और दूसरी चीज है आपके आसपास के मित्रगण, आपकी संगत। पहले आपके व्यवहार पे दृष्टि नहीं रखी जाती थी, परिवार वाले ये दृष्टि रखते थे कि आपकी संगत कैसी है, आपके मित्र लोग कैसे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपके मित्र अच्छे होंगे तो आपका व्यवहार अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यह संगत जो चीज है आपकी, संगति का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपकी संगति अच्छी नहीं होगी तो आपके मन में दूषित विचार होंगे, अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। इंग्लिश में कहा गया है ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि एक आदमी की पहचान किससे होती है? उसकी कंपनी से होती है। किस कंपनी में वो उठता बैठता है, कौन सी कंपनी में संगत हो रहता है। तो यह बात विदेशों ने भी पहचानी है और यह बात हमने भी पहचानी है। हमारे यहाँ तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख के गए सुंदरकांड में कि जब विभीषण रामचंद्र जी के पास पहुंचे तो रामचंद्र जी ने पूछा कहू लंकेश सहित परिवार, यानी कि हे विभीषण, लंकापति रावण अपने परिवार सहित कैसे हैं? विभीषण बोले खल मंडली बसों दिन राती सखा धर्म निभऊं के भांति, यानी कि रावण तो दिन रात खल मंडली से, दुष्ट जनों से घिरा रहता है, तो वह धर्म का पालन किस तरह करेगा? रावण जो कि इतना ज्ञानी था, जिसको दशरथन कहा जाता था, जिसके पास 10 मस्तिष्क के समान ज्ञान था, वह महान ज्ञानी आदमी भी दुष्टों की संगत में रह के अपने ज्ञान का, अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाया। अब आप देखिए कि कितनी जरूरी है एक अच्छी संगत होना। हमारे राजस्थान में कहावत है कि काला रे भेड़े धूड़ो रहे तो गुण नहीं तो रूप तो ही जावे, यानी कि काले के साथ सफेद को रखोगे तो उसके गुण नहीं आएंगे, तो कम से कम रंग तो आ ही जाएगा, सफेद में काला सही जाएगी। तो इसलिए अपनी कंपनी, अपनी संगत अच्छी रखिए। संगत अच्छी रखेंगे तो आपके मन में अच्छे विचारों का अंकुरण होगा और आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। रहीमदास जी भी कह के गए हैं, कह रहीम कैसे रहे कैर बैर को संग, वो दौलत रस आपने और उनके फाटत अंग, यानी कि केले का पेड़ और बेरी की झाड़ी साथ में कैसे रह सकते हैं? बेर की झाड़ी में कांटे होते हैं, केले के पत्ते कोमल होते हैं। जब हवा चलेगी तो दोनों हिलेंगे, झाड़ी हिलेगी तो केले के पत्तों को तार तार कर देगी और उससे केले के पत्ते को, केले के वृक्ष को नुकसान होगा। क्यों हुआ? क्योंकि उसकी संगत खराब। संगत अच्छी होगी तो हमारे मन में विचार अच्छे आएंगे, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि विचार जैसे होंगे ना, एक बार आ गया तो विचारों की कड़ी बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। अगर आपके मन में नेगेटिविटी आ गई तो फिर आप नेगेटिव ही सोचेंगे। इसलिए पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रहें और अपने आसपास एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करें। और इस कड़ी में तीसरा है विचार, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आहार विहार विचार,
विचार सबसे इंपॉर्टेंट है और विचारों पे आपका कोई जोर नहीं है। विचार आपके मन में आते रहेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये विचार अनलर्निंग का एक अहम अंग है। तो आपके विचार किस तरह उत्तम हो, जैसा कि हमने पहले तो बात करी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। दूसरी बात कि जैसी संगति होगी वैसे विचार होंगे। अब तीसरा, विचारों का नियंत्रण। अनलर्निंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वह है मेडिटेशन, ध्यान। और आपके विचारों को संयमित करने का भी एक बहुत बड़ा टूल है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करें कैसे? इसके लिए आपको किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, और अगर गुरु नहीं है तो एकलव्य की तरह आपको खुद ही साधना करनी पड़ेगी। मेडिटेशन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है एकाग्रता। अब एकाग्रता कैसे लाएं? आप आंख बंद करके बैठ जाइए, आपके मन में तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, विचारों की झड़ी लग जाएगी। अब हमें करना क्या है? हमें उन विचारों का दमन नहीं करना है। विचार स्वाभाविक है, आने दीजिए, लेकिन उसका पोषण नहीं करिए। उस विचारों को पालिए मत, उसका त्याग करिए, उसका शमन करिए, दमन न करें, उसको त्याग करें। अगर आप कोई विचार आपके मन में आ रहा है जो नकारात्मक है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? वह धीरे धीरे वह विचार स्वयं ही मर जाएगा। और अगर आपने उसका पोषण करना शुरू कर दिया, उस तरफ ध्यान दे दिया, तो उस एक से दूसरा विचार, दूसरे तीसरा विचार, विचारों की कड़ी बन जाएगी, एक श्रृंखला बन जाएगी, और आपका मन नकारात्मकता से भर जाएगा। तो नकारात्मकता खत्म करने के लिए विचारों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, विचारों को आने दीजिए। मतलब विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। विचार स्वाभाविक रूप से आपके आएंगे, लेकिन उस विचार को आप पोषण न दें, उसको नर्चर नहीं करें, उस विचार को केयर नहीं करें उसकी। उस विचार की तरफ से एकदम से अपना भाव ऐसा कर लें कि मेरे मन में विचार आ रहा है, स्वाभाविक रूप से आ रहा है, मेरा उस पर ध्यान ही नहीं है। अगर आपका उस विचार पर ध्यान नहीं है तो वह विचार धीरे धीरे मर जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह से। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि थोड़े दिनों में आपके अभ्यास पे कि आप विचार शून्य हो जाएंगे और गाइड पिक्चर के देवानंद की तरह अंत में आनंद 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 ही आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपके अंदर के देवत को प्रणाम करता हूं। यह बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर यह संभव है और किसी गुरु के पास ऐसा हो जाता है तो बड़े आनंद की बात है, लेकिन हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि हम विचारों की नकारात्मकता को अंदर ना आने दें। क्यों? क्योंकि अनलर्निंग प्रोसेस की जब बात कर रहे हैं, जहां से हमने शुरुआत की थी, अनलर्निंग का मतलब यह है कि मेरे को अंदर मेरी ईगो खत्म करनी है, मेरा दंभ खत्म करना है, मेरे को पात्र बनाना है। मेरे को पात्र किस लिए बनाना है? कि मुझे कुछ ग्रहण करना है। मुझे ग्रहण करने के लिए मेरा जो प्याला है पात्रता का, वह खाली रखना है, अपने अहंकार से भरना नहीं है। तो ये सारी जो एक बार एक कड़ी जो मैंने बात की है, वह सिर्फ इसलिए की है क्यों कि हमें अनलर्निंग प्रोसेस में सक्सेसफुल हो जाए। मेरा छोटा सा प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आनंद करें। नमस्कार।